नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम संसदीय वाद विवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। आपने हमारे पिछले एपिसोड में देखा कि किस तरह से कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के लिए सरकार ने एक प्रभावी कदम किया और महिला और बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने एक विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया। सांसदों ने उस पर काफ़ी प्रभावशाली टिप्पणियाँ की, काफ़ी महत्वपूर्ण राय दी और सरकार ने उनमें से तमाम सुझावों को माना भी। इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि सांसदों ने आगे और क्या कुछ कहा और किस तरह से उनके सुझावों को सरकार ने शामिल किया और मंत्री ने क्या जवाब दिया। The Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Bill 2012। इस विधेयक में के अंदर जो कार्यस्थल की परिभाषा दी गई है वो विस्तृत परिभाषा की इसमें विवेचना की है, लेकिन इसके बावजूद भी यही शिक्षा के क्षेत्र में और प्रोफेशनल जो काम के क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं को यदि हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि हम उनको पूरी तरीके से इस विधेयक के माध्यम से संरक्षण दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। और इसी तरीके से डॉक्टर हैं, प्राइवेट नर्स हैं, वकील हैं, आर्किटेक्ट के रूप में काम करने वाली महिलाएं हैं। अब ये महिलाएं तो कोई किसी के साथ नौकरी से संबंधित नहीं है, लेकिन कार्यस्थल पर जो इनके सहकारी होते हैं, सहयोगी होते हैं या भागीदारों के साथ भी कई बार इन्हें बहुत सारी ऐसी असहज स्थितियों का सामना करना पड़ता है। फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में जो काम करने वाली बहनें हैं, उनको हम इस विधेयक के माध्यम से समुचित संरक्षण दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। अध्याय 2 में आंतरिक परिवार समितियों के गठन की जो बात कही है, सिर्फ दंडा जो उसमें परिवार समिति जब अपनी रिपोर्ट दे देती है तो उस पर नियोक्ता को सिर्फ दंडात्मक कार्रवाई करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। सर्विस रूल के हिसाब से नियोक्ता को कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। इसी तरीके से अध्याय 3 के बिंदु 5 में है, जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट या फिर उप जिला मजिस्ट्रेट को शक्तियां दी गई हैं कार्रवाई के लिए। उसमें भी संशोधन की मैं आवश्यकता महसूस करती हूँ कि यदि उसमें श्रम आयुक्त को हम शामिल कर देते हैं तो महिलाओं को मुझे लगता है ज़्यादा संरक्षण मिलेगा। आपने जो आंतरिक परिवार समिति बनाने की यहाँ बात कही है तो उसमें व्यवहारिकता है कि 10 कर्मचारियों के से कम के कार्यालय जहाँ जहाँ हमारे पास हैं या संस्थाएं हैं तो वहाँ पर ये तो बड़े मुश्किल से बन पाएंगी। आंतरिक परिवार समिति को सिविल कोड की आपने शक्तियाँ दी हैं, उनको ताकत दी है और उनमें सदस्यों की कानूनी जानकार होने की बाध्यता नहीं है। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि समिति न्याय कैसे करेगी। तो विधेयक को असंगठित क्षेत्र के लिए प्रभावी बनाने के लिए जहाँ पर श्रम आयुक्त नहीं है तो वहाँ पर कोई ठोस प्राधिकरण इसके लिए होना चाहिए। उसके पास श्रम कानूनों के प्रावधान के तहत कार्रवाई करने का अधिकार हो। यह विधेयक समाज में महिलाओं को संरक्षण दे और सिर्फ कागजी और चर्चाओं में न रहे। Thank you, Ms. Maya Singh ji. Now, Ms. Gunda Sudharan. I thankful for bringing this bill. Clause 2, M defines what constitutes sexual harassment. But if you look at subclause 5th, it says any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature would constitute sexual harassment. This clause appears to be vague as it does not clarify what constitutes unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct. Eve-teasing in our country is the most common. Government never thought about other forms of sexual harassment, so I request the Honorable Minister to include eve-teasing as a sexual harassment under Clause 2M of the bill. Sir, there are 47.5 lakh women registered as domestic workers in the country, and if you take into the account the unregistered women domestic workers, it runs into a few crores. Most domestic workers are poor, illiterate, unskilled and come from the vulnerable communities and backward areas. Now I think after a lot of persuasion, Honorable Minister agreed to include all the domestic workers. But sir, what about those who constitute 5 to 7 times of the registered domestic workers? The bill deprives them access to an efficient redressal mechanism in getting protection from sexual harassment. The purpose of this bill is defeated if they are not included because they constitute a large chunk, larger than any other women group. The bill does not make it clear if the recommendation made by the local
committees under Chapter 3 are binding and have to be mandatorily implemented by the employer. I request that recommendation of the local committee should be binding and ensure that no further inquiries be initiated. Otherwise, there will be committee after committee and the women are deprived of justice. Now, Mr. Ram Kripal Yadav. पहले तो हमारा समाज जब अपढ़ था, अशिक्षित था, तो हम महिलाओं को घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते थे, जिसके वजह से महिलाओं को कामकाजी होने की बात छोड़िए, ठीक से पढ़ाई लिखाई भी नहीं होती थी, घर के चौखट तक उनकी सीमाएं होती थी। पर जब समाज हमारा विकसित हुआ, हमारी सोच में बदलाव हुई, तो हमारी कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ी, पढ़ाई लिखाई करने वालों की संख्या बढ़ी। मगर मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आज असुरक्षा की भावना लगातार लोगों के मन में बढ़ रही है। एक अच्छा कानून लेकर माननीय मंत्री जी आई हैं, कानून पास भी हो जाएगा, बन भी जाएगा। क्या हमारे जो मानसिक प्रवृत्तियां हैं, जो हम जिससे मानव समाज खास तौर पर ज़्यादा ग्रसित हो रहा है, इस मानसिकता को जब तक हम बदलने का काम नहीं करेंगे, सब तक सोच में बदलाव नहीं आएगा, सामाजिक परिवेश में बदलाव नहीं आएगा, तब तक कानून जितना भी बना लें, यौन शोषण होता रहेगा, महिलाओं के साथ अत्याचार होता रहेगा, उत्पीड़न बढ़ता रहेगा। Thank you, Mr. Ram Kripal Yadav. Now, Ms. Kanimani. This bill has come very late, 15 years at least, after the landmark Vishaka judgment by the Supreme Court. But it has finally come, and I urge the members of the House to support it. Bill says definition for aggrieved woman under Section 2A currently excludes women working in places like agricultural workers, armed forces, police, women students and staff, women staff of schools, universities, coaching centers and other educational institutions. It is very important that we include agricultural workers because there's no opportunity for them to actually express how they have been harassed. Definition of sexual harassment under Section 2. Sexual harassment includes any one or more of the following unwelcome acts or behavior. When we determine unwelcome, it should be actually what is defined as unwelcome by the victim and not by any committee or anybody outside. So if we do not do that, then again it will become another way to harass a woman or try to find other ways to get out. And Section 9, how a complaint of sexual harassment shall be made. It says any aggrieved woman may make in writing a complaint of sexual harassment at a workplace to the internal committee, if so constituted, or the local committee in case it is not so constituted, within a period of 3 months. When we are talking about agricultural workers and other workers, not many of them are capable of giving a written complaint. And the next thing is, not everybody is really comfortable in writing or giving a written complaint. So it also should include oral complaints. Not many of them complain at the first incident. They wait unless it becomes repeated and intolerable. Not many of them really complain. So if you're limiting it within 3 months, then the chances of many women going and making that complaint is taken away from them. One more thing I like to bring is the internal committee, or as the case may be, the local committee may, before initiating an inquiry under Section 11, at the request of the aggrieved woman, take steps to settle the matter between her and the respondent through conciliation, provided that no monetary settlement shall be made as a basis of conciliation. This seems to be direct violation to the Vishaka judgment, and moreover, how can there be a conciliation in a case like this? Law cannot encourage that. This is not a settlement, this is not a business contract or anything else where a conciliation can be achieved over the table. This is actually a violation. In Section 14, the Section 14 says punishment for false or malicious complaint and giving false evidence. If you're going to include this in this bill, it will be actually a chance to turn the whole thing against the woman who is making the complaint.
So I kindly submit that this has to be taken into consideration seriously. Thank you, sir. Thank you, Ms. Kanimodi. Now, Ms. Renabala Pradhan. The independent forum should be constituted only by women members so that the victimized women can ventilate their grievance properly. Secondly, I also urge the minister to ask every government, semi-government and private office and institute to constitute a cell to look after their grievance of their sexual harassment of the women at their workplace. Although the government had directed it some year ago, the same was not materialized in several offices. It should be made a mandatory. Suggestion: special fast-track court should be constituted for women's assault throughout the nation, list all district and sub-divisional level, so that the victim women can speak quick justice. Thank you, sir. Thank you, Ms. Renabala Pradhan. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने से संबंधित विधेयक पर चर्चा के दौरान सांसदों ने माना कि खेत खलिहान हो या संगठित क्षेत्र, महिलाएं लगभग हर जगह असुरक्षित हैं और उनको ठोस सुरक्षा देना सरकार का कर्तव्य है। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद आगे आपको दिखाएंगे चर्चा। गाँवों में काम करने का मतलब ये नहीं कि जिसकी आवाज़ नहीं है वो अपनी कंप्लेंट करेगा ही नहीं, इसीलिए लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाई गई है। यदि किसी महिला के साथ कोई अत्याचार कहीं हो रहा है, ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, अगर वो बोल नहीं सकती है तो कम से कम उसको ये अवेयरनेस दी जाए कि वो अपनी कमेटी के पास जाके अपनी बात को वर्बल रख सके और वो कमेटी उसके लिए फाइट करेगी। अगर वो डोमेस्टिक वर्कर है, अगर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तो कमेटी जो हमारी लोकल कंप्लेंट कमेटी है वो उसकी शिकायत लेके एफआईआर दर्ज कराएगी और एफआईआर दर्ज करना मैंडेटरी हो जाएगा। भारत में महिलाएं असंगठित क्षेत्र और ख़ासतौर पर खेतीबाड़ी की रीढ़ हैं, लेकिन साथ ही साथ संगठित क्षेत्र में कम होने के बावजूद उनकी भूमिकाएं लगातार बढ़ रही हैं। अपनी क्षमता और योग्यता के हिसाब से महिलाएं नया रास्ता बना रही हैं। सांसदों का मानना था कि बदलाव तो हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ महिलाओं को कामकाज के स्थल पर संरक्षित करने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है और कानून का कड़ाई से पालन भी होना चाहिए। डॉक्टर विजयलक्ष्मी। जैसे नजमा जी ने कहा कि सेक्सुअल हरासमेंट की जो बात ये वर्क प्लेस पे की है, इसके साथ साथ मानसिक रूप से भी जो प्रताड़ना मिलती है और जो शारीरिक रूप से भी प्रताड़ना मिलती है, उसके ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की माननीय मंत्री जी को आवश्यकता है। अभी कुछ दिन पहले ही गुड़गांव के अंदर एक 10-12 साल की लड़की को एक डॉक्टर दंपति ने जिस तरह से अपने घर के अंदर कैद करके रखा था, बिना उसको खाना पानी दिए हुए, तो इस तरह की शारीरिक और मानसिक जो अत्याचार भी लड़कियों और महिलाओं के ऊपर होते जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र आते हैं, समय पर रिपोर्ट नहीं लिखने से या उसका इन्वेस्टिगेशन जब होता है, इन्वेस्टिगेशन लंबा चलता है, समय पर प्रॉपरली नहीं होने से, या कोर्टों में लंबे लंबे प्रकरण चलते हैं, तो उसके कारण केस डाइल्यूट हो जाता है माननीय सभापति महोदय। और कहीं ना कहीं इसमें धन बल और भुजबल की आवश्यक मसल बल से वो केस बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। देश की ज़्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्र में है और वहाँ पर जो कृषक महिलाएं होती हैं, जो मजदूरी करती हैं खेतों के अंदर, उनका हरासमेंट सबसे ज़्यादा होता है। कहीं ना कहीं उसको इस बिल के अंतर्गत मेरे ख्याल से वो नहीं लाए गए हैं। बहुत अच्छे अमेंडमेंट आप कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ें इसमें लाए हैं, लेकिन क्रियान्वयन इनका प्रॉपरली होगा तो मैं समझती हूँ कि देश में महिलाओं की मान सम्मान की इज्जत, उनकी रक्षा सुचारू रूप से हो चुकेगी। थैंक यू मिस स्मृति सुबिन ईरानी। I would like to firstly support Maya Singh ji's submission that even professionals like lawyers and doctors be brought within the ambit of this law and their rights and their dignity be protected. Sir, while the Internal Complaints Committee, according to this bill, has the mandate of receiving complaints,
The local complaints committee has the mandate of receiving complaints. Nowhere, sir, does this bill highlight how it is to be ascertained as to how many establishments, companies come within the ambit of the act or the law within a district. Which body will ensure as to which company is complying with making of an internal complaint committee? While this particular piece of legislation highlights a penalty of 50,000 if an employer fails to constitute the internal complaints committee, it is silent with regards to the time frame within which an internal complaints committee has to be set up. Clause 8, sir, speaks about budgetary allocation as the central government may deem fit. My submission and request to the Honorable Minister through you, sir, is that kindly consult with the states with regards to center and state allocation for budgets to ensure that this particular law is implemented. Sir, clause 9, subsection 1 of this particular bill speaks about providing assistance to women in making complaints in writing if the lady herself is unable to do so, but is silent, sir, on what happens in cases where the internal complaints committee or the local complaint committee does not take cognizance of verbal complaints and does not provide support to the aggrieved woman. Sir, clause 10 of this particular bill speaks about settlement. It completely shocks me that a bill which is supposed to protect the rights and dignity of women within itself contains a clause which speaks about settlement. Clause 27 states that every offense under this act shall be non-cognizable, which thereby dilutes the impact of section 509 of the Indian Penal Code, which otherwise looks upon it as a cognizable offense. I would like to highlight to the Minister that the Supreme Court itself, while laying down the guidelines, looked upon sexual harassment at workplace as a cognizable offense. Why this particular bill does not look upon sexual harassment at workplace as a cognizable offense, sir? Sir, हिंदी में कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। इस सभागार में कई लोगों ने कहा कि देर आए। मैं आदरणीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि जो संशोधन के ऊपर आज इस सदन में चर्चा हुई है, अगर इन संशोधनों को, इन सजेशंस को आप एक्सेप्ट करती हैं तो हम वाकई में कह पाएंगे कि भले ही देर आए लेकिन कम से कम दुरुस्त आए। Thank you, Ms. Smriti. Mr. Ramja. This is a matter which cannot be completely cured by law. Man-making, character-building education should be given. I welcome the legislation. Guilty should be punished. But at the same time, this matter cannot be solved by law. Thank you very much. Minister, please. ऑलरेडी लोकसभा से पारित किया जा चुका है और यहाँ मुझे खुशी है कि इसमें 16 मेंबर इसमें बोले हैं और सभी ने इस बिल को सपोर्ट किया है। विशाखा वर्सेस राजस्थान जो केस हुआ सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर में और सर्विसेज गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए और दूसरे, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं हुआ क्योंकि मुख्यतः सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, इसीलिए इसको सेक्सुअल हैरेसमेंट नाम दिया गया। ये बड़ा ब्रॉड है। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कमेटी है वो डीएम बनाएगा, लोकल लेवल कमेटी और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जहाँ ऑर्गेनाइज है वहाँ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है और जहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ लोकल कंप्लेंट कमेटी है। और लोकल कंप्लेंट कमेटी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाते हैं। गाँवों में काम करने का मतलब ये नहीं कि जिसकी आवाज़ नहीं है वो अपनी कंप्लेंट करेगा ही नहीं, इसीलिए लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाई गई है। यदि किसी महिला के साथ कोई अत्याचार कहीं हो रहा है ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, अगर वो बोल नहीं सकती है तो कम से कम उसको ये अवेयरनेस दी जाए कि वो अपनी कमेटी के पास जाके अपनी बात को वर्बल रख सके और वो कमेटी उसके लिए फाइट करेगी। अगर वो डोमेस्टिक वर्कर है, अगर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है तो कमेटी जो हमारी लोकल कंप्लेंट कमेटी है वो उसकी शिकायत लेके एफआईआर दर्ज कराएगी और एफआईआर दर्ज करना मैंडेटरी हो जाएगा। इसमें एक बात मॉनिटरिंग की भी कही गई, जो मैंने बताया इंटरनल के लिए लोकल हमारी इंटरनल कमेटी है और लोकल कंप्लेंट कमेटी है और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर रिपोर्ट को करेंगी और स्टेट गवर्नमेंट को उसकी रिपोर्ट जाएगी। जो राज्य सरकारें हैं वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखेंगी। आर्म्ड फोर्सेस स्टूडेंट्स आर ऑल इंक्लूडेड इन सेक्शन 201 and 2। डॉक्टर डी बंदोपाध्याय जी उन्होंने कहा कि इसका काम पंचायती राज को दे दिया जाए। मैं समझती हूँ कि पंचायती राज को अगर दे दिया जाए तो वो पॉलिटिकल बन सकता है, इसीलिए जो कमिटीज बनाई वो पॉलिटिकल नहीं है। दूसरा सेक्शन 16
इसमें इसकी जो अक्यूज की आइडेंटिटी है वो उसमें ऑलरेडी कवर की गई है। सेक्शन 2O इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कवर होते हैं। एंड सेक्शन 19H a duty is given to the employer to case to cover the initiative action under the IPC or any other law if the perpetrator is not an employer. The student is sexually harassed at a school by a person into not employed. Action taken, provision can be, this provision can be there. Miss Vandana Chauhan saying that dealing with clause 14, punishment for false complaints, जो ये कंप्लेंट है प्रॉपर इंक्वायरी के बाद ही फॉल्स है या ट्रू है वो ऐसे नहीं रखा जाएगा, क्योंकि लोकल कंप्लेंट कमेटी या आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी इसीलिए बनाई गई है कि वो देखे कि कंप्लेंट सच है या झूठ है। भरत कुमार जी ने बात कही कि एमएनसीज को इसमें दायरे में नहीं रखा गया। एमएनसीज को दायरे में रखा है जो सेक्शन 2O2 में सम्मिलित किया है, जिसमें सारे निजी संस्थान प्राइवेट वेंचर इसमें सम्मिलित है। पे जो हमारी कुंटिया जी ने बताया, उन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि केसेस कहाँ पेंडिंग है। जुडिशरी में केसेस पेंडिंग रहते हैं, लेकिन मैं आपको नक्शल में छोटा बताना चाहती हूँ कि इसमें इस बिल में जब ये बनेगा, जो कंप्लेंट आएगी विद इन 90 डेज उसे क्लियर करा जाएगा, जो पनिशमेंट देना है वो दिया जाएगा। नजमा जी आपने कही कि इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंट इस देश का वो समाज करेगा, वो आप और हम मिल के करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी बनती है। कानून बनाना सरकार का काम है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना इम्प्लीमेंट एजेंसीज है। हमारे पास सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र के साथ हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो सब मिलके समाज को मिलके इस काम को करना पड़ेगा। अभी ये कहा गया कि डोमेस्टिक वर्कर को इसमें नहीं रखा गया। डोमेस्टिक वर्कर रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड हो, क्लॉज 2E में इसे रखा गया है और इसकी लोकल कंप्लेंट कमेटी इसकी कंप्लेंट सुनेगी। सुधा रानी जी ने कहा ईव टीजिंग इस बिल के अंदर नहीं आती है। ये आईपीसी एक्ट जो हमारा है वो सेक्शन 509 इसके अंदर आता है। हमारे रामकृपाल यादव जी ने भी कहा कि केस का जो निपटारा वो बहुत देर से होता है। मैंने अभी जैसे बताया कुंटिया जी के उसमें, इसमें निपटारा देर से नहीं होगा। जैसी कंप्लेंट आएगी वो चाहे लोकल कंप्लेंट कमेटी के पास आए या इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास आए, उसे तुरंत विद इन 90 डेज डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। कनिमोजी जी ने अपनी बात जो रखी है, द एक्ट इंक्लूड्स पर्सनल इन आर्म्ड फोर्सेज, वुमेन स्टूडेंट्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज एटसेट्रा एटसेट्रा, which is given at section 201 and 2. Agriculture is also included in the act. Combined include 2O with section 2F and 2G. Since the conciliation process only at the option of the women, it is accepted that she would opt or conciliation only if she perceived the incident to be a minor. जो बिल लाया गया है इसे पारित किया जाए, पास किया जाए। पास करने के बाद इसमें रूल्स बनेंगे और रूल्स इतने सख्त होंगे कि कामकाजी महिलाओं को अपने कामकाजी स्थान पर जो काम करती हैं उनको एक अच्छा सुदृढ़ वातावरण मिलेगा, जिससे कहीं उसको ऐसा ना परेशानी उठानी पड़े कि वो अपना काम छोड़ के घर में बैठे या मेंटली टेंशन उसे हो जाए। भारतीय संविधान ने स्त्री और पुरुष को बराबरी का दर्जा दिया है और समान काम के लिए समान वेतन भी तय है, लेकिन इसके बावजूद महिला कर्मचारियों के सामने, महिला श्रमिकों के समक्ष भेदभाव क्यों होता है? यह बहुत ही वाजिब सवाल है। सवाल यह है कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हम लोग महिलाओं के कामकाज के लिए उचित वातावरण नहीं दे पाए हैं। कामकाज के स्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न होता है और ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके नाते महिलाएं विकास की दौड़ में पिछड़ जाती हैं। लेकिन इस विधेयक में बहुत सारी बातों को सामने रखते हुए सांसदों ने कई अहम सुझाव दिए, जिनमें से कईयों को सरकार ने माना भी। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं देते हैं विराम। आगे मिलेंगे हम किसी और महत्वपूर्ण चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।